शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, दो बड़े ग्लोबल लीडर्स, और इन पर लगे हैं 10 गंभीर आरोप है अमानवीय कृत्यों के। और यहाँ हम जो भी बात करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे इन आरोपों पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले केस फाइल खोलते हैं शी जिनपिंग की। इन पर जो 5 आरोप है ना, वो ज्यादातर चीन के अंदरूनी मामलों से जुड़े हैं, मतलब स्टेट कंट्रोल और अपने ही लोगों के दमन से। पहला आरोप, शिनजियांग में मास डिटेंशन, यानी बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लेना। और ये कोई अफवाह नहीं है, संयुक्त राष्ट्र और कई बड़े मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स इसी तरफ साफ साफ इशारा करती हैं। आंकड़ा देखिए, 10 लाख से भी ज्यादा। कहा जाता है कि इतने उइगर और दूसरे मुसलमानों को री एजुकेशन कैंप्स नाम की जगहों पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तो कुछ लोग इसे मानवता के खिलाफ अपराध और यहाँ तक कि नरसंहार तक का नाम दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा आरोप है राजनीतिक विरोधियों से जुड़ा हुआ। मतलब वो लोग जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जैसे वकील, एक्टिविस्ट्स, उन्हें बिना किसी प्रॉपर लीगल प्रोसेस के लंबे लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स इन लोगों के लिए एक खास टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस। इसका मतलब हुआ अंतरात्मा के कैदी। यानी ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ उनकी सोच, उनकी विचारधारा की वजह से कैद किया गया है, और अक्सर इनके पास कोई कानूनी सुरक्षा भी नहीं होती। अब आते हैं तीसरे और चौथे आरोप पर, और ये और भी ज्यादा गंभीर हैं। एक तो कैदियों से जबरदस्ती ऑर्गन निकालने की बात है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चिंता है। खासकर फालुन गोंग जैसे ग्रुप्स के सदस्यों को टारगेट करने की रिपोर्ट्स हैं। और दूसरी तरफ इन्हीं ग्रुप्स पर अत्याचार, अवैध हिरासत और जबरदस्ती उनका धर्म बदलवाने की भी संगीन रिपोर्ट सामने आई हैं। और पांचवा आरोप है लोगों का अचानक गायब हो जाना, सीक्रेट डिटेंशंस। सिटोंग ब्रिज की घटना इसका एक उदाहरण है। वहां प्रदर्शनकारियों को चुपके से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वो गायब हो गए। ऐसे में उनका अपने परिवार या वकील से संपर्क पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये थी शी जिनपिंग की फाइल। अब फोकस शिफ्ट करते हैं व्लादिमीर पुतिन की तरफ। यहाँ जो आरोप हैं वो बाहरी सैन्य आक्रामकता, खासकर यूक्रेन युद्ध और उसके साथ साथ देश के अंदर हो रहे दमन पर केंद्रित हैं। पुतिन पर पहला और शायद सबसे बड़ा आरोप यूक्रेन में युद्ध अपराध। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और मानवाधिकार समूहों ने रूसी सेना द्वारा किए गए बहुत से संगीन अपराधों को डॉक्यूमेंट किया है, यानी उनके सबूत इकट्ठे किए हैं। और ये अपराध किस तरह के हैं? देखिए, आम नागरिकों की हत्या, लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से निकालकर कहीं और भेज देना, यौन हिंसा और टॉर्चर, और ये सारे दावे स्वतंत्र जांच पर आधारित हैं। इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा कानूनी कदम भी उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसे हम आईसीसी कहते हैं, उसने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये वारंट कब आया? मार्च 2023 में। पुतिन और एक और रूसी अधिकारी पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के चार्ज लगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह, यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से बच्चों को गैरकानूनी तरीके से रूस ले जाना। आखिरी 3 आरोप रूस के अंदर क्या हो रहा है उसकी तस्वीर दिखाते हैं। मतलब अगर कोई युद्ध का विरोध करे तो उसे अपराधी बना दिया जाता है। मानव अधिकार संगठनों को विदेशी एजेंट बोलकर बैन कर दिया जाता है। और चेचनिया जैसे इलाकों से तो हिरासत में टॉर्चर की खबरें लगातार आती रहती हैं। तो ये थी दोनों लीडर्स की केस फाइलें। अब चलिए एक आखिरी नज़र डालते हैं, दोनों की तुलना करके देखते हैं कि इनमें क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या फ़र्क है। ये टेबल देखिए, इससे तस्वीर काफ़ी साफ हो जाती है। देखिए, राजनीतिक और बोलने की आज़ादी को दबाना, दोनों पर आरोप हैं। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, दोनों पर। लेकिन फ़र्क देखिए, पुतिन के खिलाफ एक ऑफिशियल आईसीसी अरेस्ट वारंट है, जबकि शी के मामले में अंग प्रत्यारोपण की नैतिकता को लेकर एक अलग तरह की अंतर्राष्ट्रीय चिंता है। अगर हम इन आरोपों की पैटर्न को समझे ना, तो एक साफ अंतर दिखता है। शी जिनपिंग पर लगे आरोप ज्यादातर आंतरिक हैं, यानी चीन की सीमाओं के अंदर स्टेट कंट्रोल और असंतोष को खत्म करने पर केंद्रित हैं। वहीं दूसरी तरफ पुतिन पर लगे आरोप सीधे सीधे बाहरी सैन्य कार्रवाई से जुड़े हैं और उस कार्रवाई को बनाए रखने के लिए जो देश के अंदर दमन जरूरी है, उससे जुड़े हैं। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज के इस दौर में जहां सत्ता इतनी ज्यादा केंद्रीकृत है, वहां अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही आखिर कैसे लागू की जा सकती है? सवाल मुश्किल है, लेकिन इस पर सोचना बहुत जरूरी है।